आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इधर दिल्ली में ममता सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर रही थी। उधर कोलकाता में उनके घर पर सीआईडी ने दस्तक दे दी, जहां अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस की फिर से टेंशन हाई हो गई। इस बीच राहुल ने सिलेंडर की बढ़ती कीमत के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कई सवाल दाग दिए। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में सोनिया और ममता की मुलाकात, उधर घर पर पहुंची सीआईडी की टीम। टीएमसी में बगावत, भड़की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बागियों से की इस्तीफे की मांग। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन। राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर महंगाई और उज्ज्वला योजना में गड़बड़ी पर सरकार को घेरा। निकोबार प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी, कांग्रेस कई बार दे चुकी खतरे की चेतावनी। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक के एक दिन बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इससे पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी हिस्सा लिया था। टीएमसी ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों के बीच वर्षों पुराना राजनीतिक संबंध और मजबूत हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां फर्जी सिग्नेचर केस की जांच सीआईडी कर रही है। जांच के तहत कई विधायकों के बयान दर्ज किए गए हैं और कुछ ने आरोप लगाया है कि उनके हस्ताक्षर बिना अनुमति के इस्तेमाल किए गए। इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से भी दस्तावेज की मांग की गई है। इस बीच ममता के आवास पर भी सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की जांच धोखाधड़ी और साजिश के एंगल से की जा रही है, जिससे टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। टीएमसी में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बागी सांसदों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार और कट मनी जैसे आरोपों में घिरे थे, वही अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर अपनी छवि बदल लेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन सांसदों को बीजेपी के खिलाफ जनादेश दिया है, उन्हें उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए और अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी बागी सांसदों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सांसद पार्टी से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह ने 20 सांसदों के समर्थन के दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि अभी तक ये संख्या स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक था, तब तक तो ये नेता पार्टी में बने रहे, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर पार्टी छोड़ना सही नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि जनता ने उन्हें टीएमसी के टिकट और नेतृत्व पर भरोसा करके चुना है, इसलिए यदि वो अलग राह चुनते हैं तो उन्हें पहले इस्तीफा देकर नया जनादेश लाना चाहिए। मध्य प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन में हैदराबाद की कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी छिपाई है। पर्यवेक्षक ने पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए शाम तक का समय दिया था, लेकिन उसके बाद नामांकन खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और केवल कोर्ट का नोटिस मिला था, जिसे गलत तरीके से मुद्दा बनाया गया। हालांकि नोटिस का जवाब दे दिया गया। नामांकन जांच के दौरान विधानसभा परिसर में दोनों दलों के बीच तीखी बहस और हंगामा भी हुआ। इस बीच कांग्रेस विधायकों की ओर से आरोप लगे कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पहले भोपाल एयरपोर्ट पर उनके विमान को उड़ान की अनुमति न मिलने पर भी विवाद खड़ा हुआ था। कांग्रेस ने इसे सरकार का दबाव बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट फूट और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी शासित कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इसलिए सभी विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए ये रणनीति अपनाई गई। कांग्रेस विधायक विजय रेवंत ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक बेंगलुरु भेजे जा रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें करीब 60 विधायक शामिल हुए। वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि कुछ विधायकों ने उन्हें बताया कि बीजेपी के लोग नोटों से भरे बैग लेकर उनके पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिंघार ने कहा कि बीजेपी की ये साजिश मतदान के दिन नाकाम साबित होगी। सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया।
राहुल ने एक्स पर लिखा कि 12 वर्षों की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों और कॉम्प्रोमाइज्ड विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालत में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के जहरीले धुएं की तरफ से फिर से धकेल दिया गया। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई। उस पर पिछले 3 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 89 बढ़ा दिए गए। मतलब पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। राहुल का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की जीवन रेखा 5 किलो का सिलेंडर भी 323 रुपए महंगा कर दिया गया। वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बचाएगा क्या? अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज माफी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना, ये लूट का मोदी मॉडल है। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाते रहेंगे? बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ग्रेट निकोबार में बनेगा नया एयरपोर्ट, बढ़ा सियासी घमासान। री नीट 2026 की तैयारी पर शिक्षा मंत्री की समीक्षा। 26 साल में पहली बार हुआ ऐसा, इंडेक्स में घटी रैंकिंग। परमाणु ताकत आधुनिक कर रहा भारत, सिप्री की रिपोर्ट में खुलासा। कांग्रेस जिस निकोबार प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठा रही थी, सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से नया ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सरकार के मुताबिक ये एयरपोर्ट गलाथिया के बे के पास चिंगेन क्षेत्र में बनेगा और नागरिक उड़ानों के साथ साथ सैन्य जरूरतों को भी पूरा करेगा। मलक्का स्ट्रेट के करीब होने के कारण ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का कहना है कि आईएनएस बाज एयरफील्ड की रनवे लंबाई बढ़ाने में भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियां थीं, इसलिए नए एयरपोर्ट का विकल्प चुना गया। ये एयरपोर्ट 81,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसमें ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट, बिजली ढांचा और नया टाउनशिप भी शामिल है। इससे पहले राहुल गांधी ने इसे पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए खतरा बताते हुए विरोध किया था। उनका आरोप है कि इससे जंगल, कोरल रीफ और शॉम्पेन जनजाति प्रभावित होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एनटीए मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एनटीए अधिकारियों के साथ बैठक करके परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है। प्रधान ने कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। 26 साल में पहली बार कोई भारतीय कंपनी ग्लोबल MSCI इंडेक्स के टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। इस मशहूर इंडेक्स का नाम MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक इस लिस्ट में नीचे फिसल गए। ये दोनों कंपनियां पहले 7वें और 8वें नंबर पर थी, लेकिन अब 11वें और 12वें स्थान पर आ चुकी हैं। इस साल इन दोनों दिग्गज कंपनियों के शेयरों की कीमतों में बहुत गिरावट देखने मिली। दूसरी तरफ ताइवान और दक्षिण कोरिया की टेक कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल आ गया। AI और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों में विदेशी निवेशक जमकर पैसा भी लगा रहे हैं। इसी वजह से चीन और ताइवान के बाजार को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इस खबर पर सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि गोदी मीडिया के जश्न के बीच यही है मोदी के 12 सालों की कीमत। फिच रेटिंग्स ने अमेरिका ईरान युद्ध और महंगाई के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। फिच ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में पहले लगाए गए 6.7% के अनुमान को कम कर दिया है। एजेंसी का साफ कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब भारत पर भी दिखेगा। इस युद्ध की वजह से सितंबर और दिसंबर की तिमाहियों में आर्थिक रफ्तार काफी सुस्त हो सकती है। दरअसल जंग के कारण दुनिया भर में ईंधन और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हाल के कुछ हफ्तों में ही ईंधन के दामों में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी देखी गई। बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। जब लोगों के पास पैसे कम बचेंगे तो वो बाजार में खरीदारी भी कम करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते ही आरबीआई ने भी देश की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6% किया था। हालांकि राहत की बात तो ये है कि अगले साल ऊर्जा संकट कम होने पर आर्थिक रफ्तार फिर से सुधरने के चांसेस हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर अब 190 कर दी गई है। भारत अब ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो सीधे चीन तक मार कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान की हरकतों पर भी पूरी नजर रख रहा है। रिपोर्ट में पिछले साल मई में हुए भारत पाकिस्तान के मिलिट्री टकराव का भी जिक्र है। हथियारों पर खर्च के मामले में भी अब भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.